दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के श्वेत पेपर की और जानेंगे कि मोदी सरकार का दावा कहां तक सही है और 10 सालों में मोदी सरकार किस आधार पर अपने आप को कांग्रेस सरकार से बेहतर बता रही है और यह दावा कहां तक सच है और कहां तक हवा हवाई। दोस्तों, मोदी सरकार का कहना है कि आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन वही आईएमएफ रिपोर्ट जब कुछ दिन पहले मोदी सरकार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जारी करती है तो उसकी चर्चा मोदी सरकार नहीं करती है। खैर, हम देश के विकास पर ही पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस दौर में मोदी सरकार का दावा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिए हैं, उसी दौर में देश की कुल संपत्ति का 40% दौलत देश के केवल 1% धन्ना सेठों के पास चली गई। देश के 50% आबादी के पास केवल देश का 3% धन ही बचा। दोस्तों, देश में दौलत बढ़ना सही बात है, लेकिन यदि दौलत केवल कुछ ही लोगों के लिए बढ़ रहा है तो वह देश के लिए बहुत घातक भी होता है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के साथ होना चाहिए, जिसके अंतर्गत गरीब, किसान, मजदूर आदि को भी अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात, मोदी सरकार के दौर में देश मोनोपोली अर्थव्यवस्था की तरफ झुक रही है। अर्थात देश के तमाम उद्योगों पर केवल कुछ उद्योगपतियों का ही एकाधिकार से देश का भविष्य कभी बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मार्केट में कई कंपनियों का कंपटीशन नहीं होता है तब तक जनता को किफायती और सस्ता सामान नहीं मिल सकता। जबकि मोदी सरकार में देश के लगभग सारे महत्वपूर्ण संसाधनों पर सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का अधिकार होता चला जा रहा है, चाहे वो टेलीकॉम से संबंधित हो, चाहे कोयला उत्पादन से संबंधित हो, चाहे एयरपोर्ट से संबंधित हो, बंदरगाह से संबंधित हो या फिर बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों से ही संबंधित क्यों न हो। क्योंकि अगर ऐसे इनकम के स्रोत कुछ उद्योगपतियों के हाथ में न लगता तो देश का 40% दौलत केवल 1% लोगों के पास क्यों चली जाती और देश के 50% जनसंख्या के पास देश का केवल 3% धन ही बचा रहता। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 2014 में अडानी के पास 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी तो इस समय 137 अरब डॉलर की संपत्ति गौतम अडानी के पास कैसे आ गई और कैसे अडानी की दौलत 8 वर्षों में मोदी सरकार के दौर में ही 27 गुना बढ़कर 137 अरब डॉलर की हो गई। और मोदी सरकार के दौर में अडानी को ही क्यों महत्वपूर्ण एयरपोर्ट और बंदरगाह तथा कोयला खनन जैसी चीजें दी जा रही है। जहां तक यूपीए सरकार में महंगाई की बात है, जिसे मोदी सरकार ने अपने श्वेत पेपर में कहा है, तो उस समय बेरोजगारी की दर मोदी सरकार से काफी कम था। लोगों के पास इनकम के स्रोत थे और वह लोग महंगाई का सामना भी कर लेते थे। और जिस आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के श्वेत पेपर में कहा जा रहा है कि 2027 तक देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वही आईएमएफ रिपोर्ट पिछले दिनों सरकार पर भ्रष्टाचार रिपोर्ट भी जारी किया और बताई थी कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार 2015 से 2023 तक लगातार बढ़ा है। मोदी सरकार ने श्वेत पेपर में यह भी बताया कि 10 सालों में एयरपोर्ट दुगने हो गए, रेलवे इलेक्ट्रिक रूट भी बढ़ाई गई। लेकिन इसी मोदी सरकार से पूछा जाए कि आम आदमी की सुविधा के लिए कितनी ट्रेनें चालू की गई हैं और जो भी ट्रेन चालू की गई है वह या तो बड़े बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए महंगी ट्रेनें लॉन्च की गई हैं या फिर धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखते हुए चालू की गई हैं। लेकिन जिस उत्तर भारत हिंदी पट्टी के ज्यादातर कामगार वाणिज्यिक शहरों जैसे मुंबई, सूरत, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि की तरफ पलायन करते हैं, वहां के लिए कितनी नई ट्रेनें चालू की गई हैं। मोदी सरकार के श्वेत पेपर में घोटालों की बात भी की गई है। कांग्रेस के समय तमाम घोटाले हुए और आपको भी जानकारी है कि तमाम घोटालों का 2014 में हल्ला मचाया गया, लेकिन इन घोटालों के ज्यादातर आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। लेकिन मोदी सरकार के दौर में राफेल घोटाले को लेकर फ्रांस के मंत्री से लेकर भारत के विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई जांच नहीं कराई गई। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या आदि तमाम लोग देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए, लेकिन उन पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। नितिन गडकरी जी जो खुद नाराज थे कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से बनने वाली एक्सप्रेसवे 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में कैसे बन रही है, जबकि सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था।
लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई। ना तो अडानी समूह के बंदरगाह पर अफीम पकड़े जाने वाले मामले की जांच हुई, यहां तक कि पुलवामा मामले की जांच भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जबकि पुलवामा हमले को लेकर तत्कालीन कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि पुलवामा हमले का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव का लाभ लेने के लिए किया था। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम पार्टियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि देश की भोली भाली जनता को गलत सही किसी भी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन देश की जनता को यह ध्यान रखना होगा कि देश का भविष्य जनता के ही हाथ में है। इसलिए तत्कालीन किसी घटनाओं या चुनावी घोषणाओं के बहकावे में न आकर किसी भी सरकार के कार्यकाल का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन जाति, धर्म और समुदाय आदि के आधार पर नहीं, बल्कि देश हित और लोकतंत्र हित के आधार पर करना चाहिए। उसके बाद देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।